दूसरा अंक कालिदास के जाने से कुछ वर्षों बाद का है। घर की साज सज्जा में आए परिवर्तन और अव्यवस्था से इस अंतर के संकेत मिल जाते हैं। अंबिका अस्वस्थ है और मल्लिका को आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए काम करना पड़ रहा है। मल्लिका और निक्षेप के वार्तालाप से यह स्पष्ट होता है कि वह आज भी कालिदास से उसी प्रकार जुड़ी है। राजधानी से आने जाने वाले व्यवसायियों के माध्यम से वह उनकी रचनाओं को पढ़ती रही है। उसे यह संतोष भी है कि उसके स्नेह और आग्रह के कारण ही कालिदास राजधानी जाने के लिए तैयार हुए थे। अतः वह उनकी उपलब्धि में कहीं स्वयं भी भागीदार है। निक्षेप से बातचीत से ही इस बात की भी सूचना दी गई है कि कालिदास अब पहले वाले कालिदास नहीं रहे गए हैं। वहां के वातावरण के अनुरूप अब वे सुरा और संदरी में मग्न रहने लगे हैं। गुप्त साम्राज्य की विदुषी राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया है। अब कश्मीर का शासन भार भी वे संभालने वाले हैं और इसी यात्रा के बीच वे अपने इस ग्राम प्रांतर में भी कुछ समय के लिए रुकेंगे। उनका नया नाम अब मातगुप्त है। ऋतु संहार के बाद वे और भी अनेक काव्यों नाटकों की रचना कर चुके हैं। सारा गांव आज उनके स्वागत की तैयारी कर रहा है। तभी राजसी वेशभूषा में एक घुड़सवार के दर्शन निक्षेप को होते हैं। उसे विश्वास है कि वह राजपुरुष और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास ही है। यह सूचना मल्लिका को विचलित कर देती है। तभी रंगिनी संगिनी का प्रवेश होता है। ये दोनों नागरिकाएं कालिदास के परिवेश पर शोध करना चाहती हैं, परंतु उनका काम करने का ढंग अत्यंत हास्यास्पद और सतही है। वे मल्लिका से उस प्रदेश की वनस्पतियों, पशु पक्षियों, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं और विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विषय में प्रश्न करती हैं, परंतु कुछ भी असाधारण न दिखाई देने से निराश होकर लौट जाती हैं। उनके जाते ही अनुस्वार और अनुनासिक नामक दो राजकर्मचारी आते हैं। कालिदास की पत्नी और राजपुत्री प्रियंगुमंजरी के आगमन की तैयारी में वे मल्लिका के घर की व्यवस्था में कुछ ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं जो राजकुमारी के गौरव के अनुरूप हो और सुविधाजनक भी हो, परंतु वास्तव में वे व्यवस्था परिवर्तन का नाटक भर करते हैं और बिना कोई बदलाव किए वहां से चले जाते हैं। फिर मातुल के साथ प्रियंगुमंजरी का आगमन होता है। वह जानती है कि मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास के मन में उसके लिए अथाह स्नेह और सम्मान है। उसे मालूम है कि कालिदास की समस्त रचनाओं की प्रेरणा स्रोत मल्लिका और यह परिवेश ही है। अतः स्त्री सुलभ जिज्ञासा और ईर्ष्या के फलस्वरूप वह इस प्रदेश में आने और मल्लिका को देखने का लोभ संवरण कर पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि राजधानी से इतनी दूर होने पर भी मल्लिका ने कालिदास की सभी रचनाएं प्राप्त कर ली हैं, पढ़ ली हैं। अब कालिदास को मातृगुप्त के नाम से जाना जाता है, अतः मल्लिका का कालिदास संबोधन उसे आपत्तिजनक लगता है। वह मल्लिका के घर का परिसंस्कार करना चाहती है और उसकी इच्छा है कि मल्लिका किसी राजकर्मचारी से विवाह कर ले, उसके साथ उसकी संगिनी बनकर रहे। वहां की वनस्पतियों, पत्थरों, कुछ पशु पक्षियों और कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती है, जिससे कालिदास को राजसुख में रहते हुए भी कभी अपने परिवेश का वियोग न खटके मल्लिका घर के परिसंस्कार और विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। प्रियंगुमंजरी हतप्रभ सी होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद विलोम भी आता है। इस सारे घटनाचक्र से वह भी परिचित है। वह इस आशा से वहां आता है कि कालिदास यदि वहां आए तो वह उसकी वास्तविकता, उसके व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को सबके सम्मुख उजागर कर दे। यद्यपि वह जानता है कि कालिदास वहां नहीं आएगा। कालिदास के मल्लिका से बिना मिले चले जाने से अंबिका और विलोम दोनों की आशंकाएं सत्य सिद्ध होती हैं। तीसरे अंक में कुछ और वर्षों के बाद की घटनाएं हैं। इस बार अंबिका दिखाई नहीं देती। वहां है पालने में लेटा एक शिशु जो मल्लिका के अभाव की संतान है। घर की अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण स्थिति मल्लिका के डहकों की कहानी कह रहे हैं। इस बार फिर आषाढ़ का पहला दिन है। पहले की भांति इस बार भी मूसलाधार वर्षा हो रही है, परंतु इस बार उस वर्षा का आनंद उठाने की स्थिति मल्लिका की नहीं है। मातुल भीगता हुआ आता है। जिस वैभव और सत्ता सुख की लालसा से वह उज्जयिनी गया था, वह लालसा तो पूरी हुई, किंतु उस सबसे मातुल का मोह भी भंग हुआ है। चिकने शिलाखंडों से बने प्रासाद, आगे पीछे चलते प्रतिहारी, कालिदास का संबंधी होने के नाते अकारण मिलने वाला सम्मान शुरू में तो बहुत आकृष्ट करता है, परंतु धीरे धीरे इस सबसे वह उबने लगता है। वह सूचना देता है कि कालिदास ने कश्मीर का शासन भार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। मातुल के चले जाने के पश्चात इसी अंक में कालिदास का प्रवेश होता है। प्रथम अंक में जिस तेजस्वी कालिदास के दर्शन होते हैं और दूसरे अंक में जिसकी प्रतिभा, योग्यता और यश की चर्चा है, इस तीसरे अंक में उसके विपरीत भग्न हृदय विवश कालिदास दिखाई देते हैं। इस अंक में कालिदास का लंबा आत्मवक्तव्य है। वह बताता है कि यहाँ से जाने के बाद वह सुख सुविधा, आमोद प्रमोद, साहित्य सुजन में व्यस्त भले ही रहा हो, परंतु कभी भी अपने ग्राम प्रांतर और मल्लिका से अलग नहीं हुआ। अपने पुराने अनुभवों को ही वह बार बार अनेक रूपों में पुनः सृजित करता रहा है। जिन लोगों ने सदा उसका तिरस्कार किया था, उपहास किया था, उनसे प्रतिशोध लेने की कामना से ही उसने कश्मीर के शासन का दायित्व वहन किया था, परंतु अब वह इस कृत्रिम जीवन से थक चुका है। अतः शासक मातृगुप्त के कलेवर से संन्यास लेकर वह पुनः कालिदास के कलेवर में लौट आया है। अब वह यहीं इस पर्वत प्रदेश में ही रहना चाहता है, मल्लिका के साथ अपने जीवन का पुनरारंभ करना चाहता है।
इस बातचीत के बीच बीच में दरवाजे पर दस्तक होती रहती है, परंतु मल्लिका दरवाजा नहीं खोलती। इस वक्तव्य के दौरान उसे एक बार भी यह विचार नहीं आता कि उसके उज्जैनी जाने और वहां से वापस आने की दीर्घ अवधि में मल्लिका को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। उसके जीवन की दिशा भी बदल सकती है, यह तो वह सोच ही नहीं पाता। सहसा अंदर बच्ची के रोने की आवाज और विलोम के प्रवेश से उसे वस्तुस्थिति का बोध होता है। अब उसे अनुभव होता है कि इच्छा और समय के द्वंद्व में समय अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। वह वहां से चला जाता है और यही नाटक समाप्त हो जाता है।